अब अधिक उत्तरी प्रश्नों की बात करें दोस्तों तो कह रहा है सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है। तो शिक्षक का दायित्व क्या होता है कि शिक्षकों की मुख्य स्थिति तथा प्राथमिक दायित्व शैक्षणिक लक्ष्यों को निर्धारित करना होता है। क्या दायित्व होता है कि शैक्षणिक जो लक्ष्य हैं, शैक्षणिक जो आप लोगों का लक्ष्य हैं उनका क्या हो, निर्धारण हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या है, कह रहा है कि ब्लूप्रिंट क्या है। तो दोस्तों ब्लूप्रिंट जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है कि शिक्षक के छात्र, जो शिक्षक होता है वो छात्र के सीखने के परिणामों का सटीक जो मापन ब्लूप्रिंट के द्वारा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्रियात्मक शोध की एक परिभाषा लिखिए। किसकी दोस्तों, क्रियात्मक शोध की एक परिभाषा लिखिए। तो कह सकते हैं कि किसी समस्या का तत्काल या त्वरित समाधान क्रियात्मक शोध के द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, परिकल्पना क्या है। क्या दोस्तों, परिकल्पना क्या है। तो आप लिख सकते थे दोस्तों कि, या फिर दोस्तों देखिए एक थोड़ा सा इसको देखिए, क्रियात्मक शोध की अगर एक और परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते थे कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया का अंग बन जाने तथा प्रस्तुत समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षण के साथ साथ चलने वाले शोध कार्य के कारण ही क्रियात्मक शोध कहते हैं। अब परिकल्पना की बात करें तो परिकल्पना क्या है दोस्तों, तो परिकल्पना बोल सकते हैं कि एक धारणा है, एक विचार है जो तर्क के लिए प्रस्तावित किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि यह सत्य है या नहीं। अगला है दोस्तों, क्रियात्मक शोध के क्या है आप लोगों का देखिए साफ नहीं है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। क्या दोस्तों, क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं। तो दोस्तों जानकारी की पहचान करना, उसे इकट्ठा करना, शोध योजना विकसित करना, योजना को लागू करना और डेटा एकत्र करना, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है उत्तम परीक्षण के 2 गुण बताइए। तो उत्तम परीक्षण का 2 गुण क्या होना चाहिए दोस्तों, वैधता, वैधता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, ये क्या है क्रियात्मक शोध के उत्तम चरण के 2 गुण हैं। अगला है दोस्तों कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन की बात करें तो आपका हो जाएगा देखिए बोलना, बोलना हो जाएगा, गाना हो जाएगा, जपना हो जाएगा, चिल्लाना हो जाएगा, ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। अगला है दोस्तों सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। क्या दोस्तों, सतत मूल्यांकन के 2 महत्व। तो आप बोल सकते हैं कि सतत एवं जो मूल्यांकन होता है, बच्चों के मन से जो पढ़ाई होता है का जो बोझ होता है, सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चों के मन से पढ़ाई का जो बोझ होता है और जो परीक्षा का तनाव होता है उसको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। अगला दोस्तों मूल्यांकन के प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं, एक निदानात्मक होता है, निदानात्मक होता है, रचनात्मक होता है, रचनात्मक होता है और क्या होता है, योगात्मक होता है। इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला है आप लोगों का देखिए कि मापन एवं मूल्यांकन के 2 अंतर बताइए। दोस्तों मापन जो होता है वो मात्रात्मक रूप से होता है, मूल्यांकन जो होता है वो मतलब ब्रॉड पक्ष में किया जाता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति, वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं के ज़रूरतों के बारे में बात की जाती है। इस तरीके से आप, और मापन के अंतर्गत व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का मात्र ही वर्णन किया जाता है। इस तरीके आप लिख सकते थे इसमें। अगला है कि प्रश्न पत्र
निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं? क्या दोस्तों? प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान, तो योजना निर्माण हो जाएगा आपका। और क्या? ब्लू प्रिंट निर्माण हो जाएगा। प्रश्न पत्र का संपादन, इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, साक्षात्कार से आपका क्या तात्पर्य है? क्या दोस्तों? साक्षात्कार से आपका क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों अगर सामान्य अर्थों में बोलें तो एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से वार्तालाप के द्वारा उनकी योग्यता, ज्ञान, ठीक है, आदि की जानकारी प्राप्त करना। किसके माध्यम से? वार्तालाप के द्वारा। ठीक है। अगला है दोस्तों, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो अगर देखा जाए दोस्तों तो मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियाँ मूल्यांकन के किस पक्ष से हो सकती हैं? तो ये आप लोगों का संरचनात्मक पक्ष से हो सकता है। वही बॉडी का है तो आप लोगों का संरचनात्मक पक्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? तो संज्ञानात्मक पक्ष का स्तर की बात बोल रहा है तो आपका ज्ञान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? सूचना को पहचानने और याद करने की प्रक्रिया को क्या करता है? संदर्भित करता है। इस तरीके से आप लिख सकते थे। और अगला क्वेश्चन था कि रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में आप इस तरीके से लिख सकते थे कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? एक प्रकार का क्या है? मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति की निगरानी करने को क्या करता है? संदर्भित करता है। अब चाहे उसका मौखिक परीक्षण हो, पोर्टफोलियो हो, कक्षा के में लिए गए टेस्ट हों, आदि जो होते हैं ये रचनात्मक मूल्यांकन के क्या होते हैं? उपकरण होते हैं। और आपके लघुत्तरीय प्रश्न थे, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों का वर्णन करिए, मूल्यांकन की आवश्यकता को स्पष्ट करिए, शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य को स्पष्ट करिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ का वर्णन करिए, अवलोकन विधि का करिए, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है और क्यों? ये आप लोगों के प्रश्न हैं। तो उम्मीद है पेपर आप लोगों का अच्छा गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुविकल्पित प्रश्नों को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो देख लीजिएगा। जय हिंद। जैसे इसमें आप लोगों का था क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन थे? स्टीफन एम कोरे थे। ठीक है। और सामुदायिक सहभागिता में आप लोगों का उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। जय हिंद।